हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आपका बीए द्वितीय वर्ष में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहला पेपर जब स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर का, तो हमने बताया था कि हम इस साल भी 2 पेपर पढ़ेंगे। पहला पेपर सोशल थिंकर जो कि आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो पेपर है आपका वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में सामाजिक मानव शास्त्र। आज पहले वीडियो में इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस को डिस्कस किए हम लोग ये नहीं जान पाते कि हमें इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है। तो किसी भी पेपर को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके सिलेबस को समझें। चलिए, हम स्लाइड के माध्यम से मैं एक एक टॉपिक आपको दिखाऊंगी और फिर सभी विषयों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहली यूनिट, इस पेपर में भी 5 यूनिट है। हर यूनिट से आपको सवाल आते हैं और हर यूनिट में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। 3 तरह के सवाल आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 3 तरह के सवाल आते हैं। 1-1 नंबर वाले सवाल आते हैं, 10-10 नंबर वाले 5 सवाल आते हैं और 20-20 नंबर वाले 2 सवाल आते हैं। तो तीनों ही तरह के सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए हमें पूरे सिलेबस को पढ़ना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। आपके सामने यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं बताना चाहूंगी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, सामाजिक मानव शास्त्र। डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र यानी मानव का अध्ययन करने वाले विषय को आप सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं। जैसे समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय, ऐसे ही सामाजिक मानव शास्त्र मानव का, उसके उद्विकास का, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला विषय सामाजिक मानव शास्त्र कहलाता है। डिटेल में विभिन्न परिभाषाओं के साथ, विशेषताओं के साथ हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तो इस पेपर में हमें पढ़ना है सामाजिक मानव शास्त्र, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र। यानी मानव शास्त्र है क्या, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो समाज शास्त्र से किस तरह से भिन्न है या किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो क्या उसकी एक सेपरेट ब्रांच है, उपशाखा के रूप में किस तरह से स्टैब्लिश हुआ है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी सामाजिक मानव शास्त्र को पढ़ने के लिए आप कौन कौन से उपागम या पद्धति या मेथड इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के दौर में तो बहुत सारे इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 3 जो उपागम है, अप्रोचेस है, उनको फोकस करेंगे। पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, यानी हिंदी में संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण। तो संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, ये मानव को कैसे देखता है, उसकी उत्पत्ति को कैसे देखता है, उसके विकास को कैसे देखता है, संस्कृति को कैसे देखता है, इन सब पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ेंगे। दूसरी अप्रोच है आपकी इवोल्यूशनरी, उद्विकासीय। उद्विकासवादी अप्रोच वो होती है जो उसकी ओरिजिन्स, किसी भी चीज की, आप संस्कृति है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी, जो भी आप इस पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले हैं, उन सबकी उत्पत्ति को उद्विकासवादी दृष्टिकोण से पढ़ेगी। यानी उनकी उत्पत्ति से लेकर आज तक का जो उनका विकास हुआ वो कैसे हुआ, क्या स्वरूप रहा, उन सबको फोकस करेगी। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक उपागम। तुलनात्मक उपागम में हम 2 समाजों के मध्य, 2 समयों के मध्य अंतर करना सीखते हैं कि प्राचीन या आदिम समाज जिसको आप कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र है वो आदिम समाज या जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी को फोकस करता है, ऐसा बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने माना है। अब क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट पे आ जाइए। सेकेंड यूनिट जो है आपकी वो किससे रिलेटेड है, उसमें पहला टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना। यानी जो हमने कहा कि हम एंथ्रोपोलॉजी में, मानव शास्त्र में आदिम समाज या जनजातीय समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसकी सोशल स्ट्रक्चर क्या थी, उसकी सामाजिक संरचना क्या थी, उसमें जो भी स्ट्रक्चर, उसमें जो भी सिस्टम है, जैसे फैमिली है, मैरिज है, रिलीजन है, मैजिक है, साइंस है, जो भी था उस समय में, लॉ है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उस समय का जो ये सब सिस्टम थे, ये कैसे थे, इनके सब सिस्टम क्या थे, इनको कौन ऑपरेट करता था, कैसे करता था, तो जो इनकी प्रारंभिक शुरुआत थी इन सारी स्ट्रक्चर्स की, इन सिस्टम्स की, वो कैसे थी। ठीक है। नेक्स्ट में हम मैरिज यानी विवाह का अर्थ, विवाह के प्रकार, उसके सिद्धांत और उस समय में जीवन साथी चुनने के क्या तरीके हुआ करते थे, क्या आदिम समाज में वही तरीके थे जो आज है या उससे कुछ डिफरेंट थे तो उनके क्या मीनिंग थे, वो सब चीजें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फैमिली यानी परिवार। तो परिवार क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या हैं, जैसे आज के समय में जो परिवार होते हैं क्या वैसे ही परिवार उस समय में भी थे।
और नहीं थे तो कैसे थी, परिवार की शुरुआत कैसे हुई, विवाह व्यवस्था की शुरुआत कैसे आई, विवाह पहले आया, परिवार पहले आया, ये सारी चीजें, उनकी ओरिजिन, उनका डेवलपमेंट, क्योंकि हम उनको उद्विकासीय प्रारूप से पढ़ेंगे तो नेचुरली हमको पता लगेगा कि वो कैसे उनका विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे वो आज के शेप में पहुंचे। तो विवाह का अर्थ है, विवाह की विशेषताएं हो गई, परिवार का अर्थ है, परिवार की विशेषताएं हो गई, परिवार के सिद्धांत, परिवार के प्रकार, और नातेदारी क्या है, नातेदारी संगठन क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती है नातेदारी। थर्ड यूनिट है आपकी कल्चर। कल्चर सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फोकल पॉइंट होता है, यानी केंद्रीय बिंदु होता है। अगर कभी आपने बहुत सारी, अब जब परिभाषाएं हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर मानव शास्त्री कल्चर को फोकस करते हैं। जैसे समाजशास्त्र में समाज जो है और सामाजिक संबंध जो है वो केंद्रीय विषय वस्तु होते हैं, इसी तरह से यहाँ मानव और मानव द्वारा निर्मित संस्कृति जो है वो केंद्रीय अध्ययन विषय वस्तु है मानव शास्त्र में। तो मानव शास्त्र में हम संस्कृति का पर फोकस ज्यादा करते हैं। तो संस्कृति, क्योंकि संस्कृति के बारे में सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी या परिभाषा आई थी या उसके बारे में जो चर्चा की गई थी वो मानव शास्त्र से ही इसीलिए प्रारंभ की गई थी, क्योंकि मानव शास्त्र का केंद्रीय बिंदु संस्कृति है। तो मानव शास्त्र का अर्थ हो गया, संस्कृति का अर्थ हो गया, थ्योरीज ऑफ कल्चरल ग्रोथ हो गई, यानी संस्कृति कैसे विकसित होती है, संस्कृति की वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे होता है, कहाँ कहाँ फैली संस्कृति, किस किस शेप में आई, वहाँ संस्कृति के क्या अर्थ थे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, ब्रिटिश में आई, जर्मनी में आई, भारत में, यहाँ सब जब संस्कृति की उत्पत्ति हुई और यहाँ इसका विस्तार हुआ, वो कौन कौन से संप्रदाय थे, क्या क्या जोड़ा, लोगों ने उसमें क्या क्या इनकलकेट किया, वो सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी संस्कृति का जो प्रारंभिक रूप था, उसकी शुरुआत थी, उसका विकास था, उसका विस्तार था, वो कैसे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलीजन यानी धर्म। धर्म क्या होता है, तो धर्म को देखा जाए तो आपने फर्स्ट ईयर में भी जब सेकंड पेपर पढ़ा था इंडियन सोसाइटी, तो आपने धर्म पढ़ा था, लेकिन वो इंडियन सोसाइटी में धर्म का मीनिंग हम पढ़ रहे थे। यानी धर्म के एक तरह से हम दो मीनिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, धर्म एक ईश्वर के प्रति आस्था को भी धर्म कहते हैं आप, और अपने कर्तव्य निर्वाह को भी आप धर्म कहते हैं। जैसे पुत्री के रूप में मेरा ये कर्तव्य है तो आप कहते हैं पुत्री का धर्म है। तो धर्म मीन्स कर्तव्य, ड्यूटीज, और धर्म मीन्स जो ईश्वर के प्रति आस्था या विश्वास को भी आप धर्म या रिलीजन कहते हैं। तो एक धर्म, हिंदी में भी धर्म, इंग्लिश में भी धर्म कहलाता है, और दूसरा जिसको आप ड्यूटीज कहते हैं, और दूसरा जो ईश्वर के प्रति आस्था है उसको आप रिलीजन कहते हैं। तो यहाँ हम रिलीजन की बात करेंगे। रिलीजन क्या है, रिलीजन की उत्पत्ति कैसे, उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था। आपको ध्यान हो, अभी हाल ही में जो हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, दुर्खी जो हमारे पहले थिंकर थे, उसमें उन्होंने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप की चर्चा की है और अरुटा जनजाति यानी ट्राइबल सोसाइटी पे ही अध्ययन किया और धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की। यानी धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो टोटम उन्होंने रखा और बताया कि टोटम क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। तो धर्म की उत्पत्ति, धर्म हो, परिवार हो, जाति हो, नातेदारी हो, सबकी उत्पत्ति आदिम समाज में हुई। नेचुरली पहले जिस समाज में हुई वो प्रारंभिक समाज आदिम समाज था। तो उस समय में, प्रारंभिक समय में इसका क्या स्वरूप था, क्या पीछे कारण थे, इसका क्या फंक्शन था उस समय में, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस यानी रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, क्या क्या कार्य प्रणाली हम करते थे उस समय में, वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर मैजिक है। मैजिक और रिलीजन प्रारंभ से ही एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। यानी प्रकृति का वो भाग जो ज्ञात हो गया वो तो बन गया मैजिक, और जिसे हम नहीं जान पाए, जो अज्ञात रह गया, वो कहलाया रिलीजन। यानी आपने जिस चीज पे, प्रकृति का वो हिस्सा जिस पे नियंत्रण कर लिया, दैट इज मैजिक, उसको आप जादू कहते हैं, क्योंकि उसको आपने कंट्रोल कर लिया और आप अपने कंट्रोल में करके उसको लोगों के सामने दिखाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग या दुरुपयोग करते हैं। लेकिन रिलीजन जो है, जो भी प्रकृति का हिस्सा अज्ञात रह गया कि एक अलौकिक सत्ता है जो व्यक्ति की मतलब मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, ईश्वर है कि नहीं है, ऐसी जितनी भी चीजें जो अज्ञात हैं, हमारा जन्म कैसे होता है, मरण के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे वो कहाँ भ्रमण करती है या वो कहाँ विलीन होती है, ये सारे पक्ष जो अज्ञात हैं, स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है, तो ये सारे जो कंसेप्ट है, रीबर्थ का कंसेप्ट है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं, ये सारी अवधारणाएं हैं जो अभी तक अज्ञात हैं, उसको हमने धर्म से जोड़ दिया, और जो ज्ञात हो गया उसको हमने मैजिक। तो मैजिक का अर्थ, मैजिक के प्रकार, कई प्रकार का होता है। अच्छा जादू, बुरा जादू यानी काला जादू, सफेद जादू, किसी के वेलफेयर के लिए किया हुआ जादू, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया जादू, तो वो सारे हम प्रकार पढ़ेंगे। और
इसका रिलीजन से क्या संदर्भ है, और बेसिकली हम इसमें चर्चा करते हैं साइंस से भी, विज्ञान, धर्म और जादू के बीच क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये सब चर्चा हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट आपकी है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, आदिम आर्थिक व्यवस्था, प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि हर आदिम अर्थव्यवस्था यानी जब समाज का प्रारंभिक दौर ही था, उस समय में ये सारे जो सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर उभर रहे थे, तो जो वर्तमान में अभी इनका स्वरूप है उनसे बिल्कुल भिन्न थी। उस समय मनी यानी मुद्रा नहीं चलती थी, बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय होता था, वस्तु एक्सचेंज करते थे हम एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। रिसोर्सेज आवश्यकता पूर्ति के बहुत ज़्यादा कम थे, साधन बहुत कम थे, आवश्यकताएं भी बहुत कम हुआ करती थी। तो तब इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होता था, मार्केट का कंसेप्ट नहीं था, मनी नहीं था, तो कैसे हम चीज़ों को खरीदते फरोख्त थे और कैसे ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते होते, वस्तुओं का उत्पादन क्या होता था, कैसे होता था, वो सारी चीज़ें, वस्तुओं का लेन देन है और वस्तुओं का उत्पादन है, आवश्यकताओं की पूर्ति है, मांग है, वो सब कैसे निर्धारित होती थी, उस सबको हम प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम में यानी आदिम आर्थिक व्यवस्था के चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका इसका अर्थ है, उसकी विशेषताएं हैं और वो कैसे फंक्शन करता था। नेक्स्ट प्रिमिटिव पॉलिटिकल सिस्टम यानी आदिम राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली। ऐसा माना जाता है कि पहले की जो सोसाइटीज थी वो एसिफेलस सोसाइटी थी, यानी शीर्ष विहीन समाज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एसिफेलस सोसाइटी। तो शीर्ष विहीन जो समाज थे यानी उनमें मतलब सब कोई व्यक्ति जैसे मुखिया हो गया या राजा हो गया या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गया, ये नहीं हुआ करते थे। शीर्ष एसिफेलस सोसाइटी यानी शीर्षहीन समाज कहा जाता था। इसमें कानून क्या होता था, कैसे निर्धारित होता था, क्योंकि न्यायालय नहीं होते थे, कोर्ट नहीं थे, पुलिस व्यवस्था नहीं थी, तो नियंत्रण कैसे होता था, कौन करता था, लिखित या अलिखित, किस तरह के कानून थे। नेचुरली अलिखित कानून था उस समय में, और जो आपका दमनकारी कानून कहलाता था, रिप्रेसिव लॉ इसमें चलता था। तो वो सारी चीज़ें कि क्या कानून था, कैसे एक्टिवेट होता था, कौन सोसाइटी कोऑपरेट करता था, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या 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 चीज़ें होती थी। और अब लास्ट यूनिट पे आ जाइए, जो आपकी 5वीं यूनिट होगी, और वो है आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जनजातियों की समस्याएं। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं कि ट्राइब्स की क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ट्राइब्स, बहुत सारी ट्राइब्स आपके यहाँ रहती हैं भारत के बहुत सारे राज्यों में, सभी राज्यों में लगभग सभी अनेक जनजातियाँ रहती हैं। तो उन जनजातियों का वो कैसे क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या नियम आए कि वो मेन स्ट्रीम में मिले, मेन स्ट्रीम में मिलने के बाद उनको क्या क्या समस्याएं आई। हम प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अभी तक की जो भी उनके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, उन सब में क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ दी गई, प्रोग्राम्स दिए गए, कैसे उनको सामान्य कॉमन स्ट्रीम में या मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई, और मेन स्ट्रीम में आने के बाद उनको क्या क्या समस्याएं आई और वर्तमान में कितनी समस्याएं दूर हो गई और कैसे वो उससे रूबरू हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उनके वेलफेयर के प्रोग्राम क्या क्या हैं, संविधान में उनके लिए क्या सुविधा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। और फिर अब लास्ट जो टॉपिक है वो आपका है ट्राइब्स इन राजस्थान। राजस्थान की जो 5 मुख्य जनजातियां हैं उसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार, उनका विवाह, उनका व्यवसाय, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। उनका रेसिडेंशियल हो गया, जोग्राफिकल जो उनका बैकग्राउंड है, उस सब के बारे में हम उनकी पूरी बायोग्राफी यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और प्राचीन समय से अब तक उनमें क्या अंतर है, कौन कौन सी हैं, भील, मेड़ा, गरासिया और सहरिया। तो 4 जनजातियों के बारे में आप यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? तो आपका ये सिलेबस है, 5 यूनिट में बटा हुआ है, और यहाँ पर हम जो कुछ भी फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, आदिम समाज पर, जनजातीय ट्राइबल सोसाइटी पर, और उनके भी मेन जो फोकल पॉइंट होगा वो कल्चर, उनकी ओरिजिन, उनका डेवलपमेंट, इन सब पे। कोई भी सिस्टम आप पढ़ोगे, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इन सब के आप ओरिजिन यानी इनका उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो और सभी के केंद्र में कहीं ना कहीं कल्चर या संस्कृति होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि समाजशास्त्र, जो आपने फर्स्ट ईयर में दोनों पेपर समाजशास्त्र के पढ़े और सेकंड ईयर में एक पेपर आप थिंकर के रूप में पढ़ रहे हैं, तो समाजशास्त्र समाज की स्टडी करता है, समाज के अध्ययन पे फोकस करता है। और मानव शास्त्र जो है, ये सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो संस्कृति पर, मनुष्य की उत्पत्ति पर, मनुष्य के विकास पर, इन पर फोकस करता है। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में एक मानव शास्त्र को इसीलिए समाज शास्त्र की शाखा कहा जाता है, क्योंकि बिना समाज के मानव एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
दोनों की एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है, इसलिए दोनों विषय एक साथ गुथे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही है। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस पेपर में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि मानवशास्त्र क्या होता है और उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका स्कोप क्या है। थैंक यू बच्चों।